जी। नेक्स्ट डॉक्टर मेघा विश्राम कुलकर्णी, 20 मिनट्स। नमस्ते सर। सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण विषय पर बजट पर चर्चा करने के लिए, अपना समर्थन देने के लिए आपने मुझे मौका दिया। मेरे भाषण के शुरू में मैं सर्वप्रथम दिल्ली की ऐतिहासिक जीत के लिए सबको बधाई देती हूँ। ये कार्यकर्ता और जनता का विश्वास जो है मोदी जी ने हासिल किया है, और इसलिए केंद्र जो में काम चल रहा है वही दिल्ली में हो सके, इसलिए डबल इंजन की सरकार को उन्होंने चुन के दिया है। व्हाट्सएप पे बहुत सारे वायरल्स आ रहे थे कि लोगों ने आखिर शीश महल में रहने वालों को आईना दिखा ही दिया। पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे थे कि मोदी जी मुझे कभी हरा नहीं सकते, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि सरकार तो गिर गई, सरकार तो हार ही गई, खुद की सीट भी नहीं बचा सके। और ये भी कहना चाहती हूँ कि चींटी मारने के लिए हथौड़ा और रंगाड़े की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसी ऐतिहासिक हार उनकी हुई है, उसके लिए और उनको आईना दिखाने के लिए दिल्ली वालों का बहुत बहुत आभार। इससे पहले महाराष्ट्र ने ऐसी ही बड़ी होश उड़ाने वाली जीत हासिल की थी, तो महाराष्ट्र भी अभिनंदन के पात्र है। हरियाणा ने शुरुआत की थी, हरियाणा ने एक श्रृंखला, एक कड़ी की शुरुआत की, और इसमें बाद में महाराष्ट्र और दिल्ली आगे बढ़ता गया। आने वाले चुनावों में आने वाले राज्य भी इस कड़ी में जुड़ते जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। इस वार्षिक वित्तीय विवरण पर 2025-26 के वार्षिक वित्तीय विवरण पर मैं बात रखूंगी ही, लेकिन उसके पहले मैं एक हिसाब चुकता करना चाहती हूँ। इस अंदाजपत्रकीय वर्ष के शुरू में बजट सादर होने के पहले आदरणीय राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी जी मुर्मू ने बहुत ही प्रेरणादायी भाषण किया। उन्होंने कहा कि 2047 ये साल भारत एक ऊंची उड़ान 2047 तक ले सकता है, और ये उड़ान कैसी होगी इसके बारे में उन्होंने संकल्प चित्र रखा। विकसित भारत की यात्रा में कोई छूटने न पाए, विकसित भारत की यात्रा में कोई भी छूटने न पाए, इस ध्येय के अनुरूप ये सरकार काम करेगी, ये एजेंडा उन्होंने बताया। सच्चा राष्ट्रवाद केवल भारत की भौतिक एकता नहीं, सांस्कृतिक एकता का मजबूतीकरण भी होना चाहिए। ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का वाक्य उन्होंने उद्धृत किया। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र में अनेक रूप हो सकते हैं, लेकिन इन सब में हमारी पहचान एक है, और वो है भारत, और इस भारत का एक ही संकल्प है, वो है विकसित भारत। इनके प्रेरणादायी वाक्यों ने मुझे तो रोमांचित कर दिया। पिछले साल की मुझे याद आई, जब मैं नई सांसद बनी थी, पहला ही उनका अभिभाषण था। उन्होंने जो अभिभाषण के अंत में कहा, वो वाक्य इतना अच्छा है, इतना गहरा है, मैं आपके लिए एक बार दोहराती हूँ। उन्होंने कहा कि ये सदी भारत की सदी है, ये सदी भारत की सदी है, और इस सदी के पीढ़ी का योगदान आने वाले 1000 साल याद रखेंगे। ये वाक्य उन्होंने जो कहा था मेरे मन में बस गया है, और जहाँ जहाँ मुझे मौका मिलता है ये वाक्य मैं उद्धृत करती हूँ। क्यों? लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए कि आओ चलो इस सदी के हम पीढ़ी के लोग कुछ ऐसा करें कि आने वाले 1000 साल भारत की तरफ कोई भी वक्र दृष्टि से देख नहीं पाएगा, ऐसा काम करके जाए। इतना गहरा ये वाक्य है। मुझे आश्चर्य हुआ कि जो भाषण मुझे प्रेरित करता है, बाकी अनेक जो राष्ट्रभक्त लोग हैं उनको प्रेरित करता है, किसी को बोर कैसे हो सकता है? किसी को बोर कैसे हो सकता है? लेकिन मैं एक अध्यापक हूँ, मुझे मालूम है कि कुछ स्टूडेंट्स की ऐसी कुछ दिमाग की हालत होती है, बौद्धिक क्षमता कुछ ऐसी होती है कि उनको कुछ समझ में नहीं आता, उनका कंसंट्रेशन भी नहीं होता,
उनका ध्यान नहीं लगता, कभी कभी वो बोर हो जाते हैं, कभी कभी सो भी जाते हैं। आपने देखा होगा किरण रिजिजू के भाषण के समय वो इतनी गहरी नींद में थे कि कोई उनको उठा रहा था, वो भी उनको पता नहीं। तो ऐसी बात करने वाले कभी कभी जागते हैं और जागने के बाद क्या बात करते हैं कि हमारी लड़ाई किससे है? भारत की राष्ट्र संस्था के साथ हमारी लड़ाई, राज्य संस्था के साथ हमारी लड़ाई है, मतलब अपने ही राष्ट्र से लड़ेंगे। ऐसी राष्ट्रद्रोह की भाषा जब वो जगते हैं तब करते हैं। मुझे दुख भी होता है, दर्द भी होता है, शौक भी लगता है। जैसे हमें शौक लगा ना कि वो ऐसी कैसी बात कर सकते हैं, एक सांसद होकर ऐसी कैसी बात कर सकते हैं। वही विषय है, एजेंडा जो है बजट का। मैं आपको उत्तर नहीं दूंगी क्योंकि आपका एजेंडा अलग है, आपका एजेंडा अलग है। राष्ट्रभक्ति के ऊपर ये बजट राष्ट्र को समर्पित बजट है। जिनका माइंड राष्ट्रद्रोही है ना, उनको ये बजट निराशाजनक लगेगा। लेकिन जैसे हम शौक में चले गए, बिहार के हमारे एक सामान्य नागरिक है वहां के मुकेश चौधरी जी, उन्होंने जब ये न्यूज सुनी, आपने कदाचित सुनी होगी, उन्होंने जब ये न्यूज सुनी कि माननीय XYZ ने ऐसा राष्ट्रद्रोही विधान किया, तो उनके हाथ में दूध की एक बोतल थी, वो बोतल हाथ से गिर गई और दूध उनका वेस्ट हो गया। तो उन्होंने वो दौड़े दौड़े कोर्ट में गए और उन्होंने मुकदमा चलाना चाहा कि मेरा नुकसान भी हुआ है, मेरे देश का भी नुकसान हुआ है और ऐसे राष्ट्रद्रोही यहाँ होने नहीं चाहिए। मतलब लोगों को इनकी बातों से दिमाग खराब जो है, उनकी बातों से शौक लगता है, दुख होता है, दर्द होता है, लेकिन इनको राष्ट्रभक्ति के भाषण से बोर होता है और बाहर जाके बात करते हैं लोगों से कि पुअर थिंग। अरे पुअर थिंग किसको बोलते हैं? पुअर थिंग किसको बोलते हैं? भारतीय नारी का एक अपमान। वो पद है, वो छोड़ दीजिए, वो पद पर है, वो छोड़ दीजिए। कोई भी भारतीय नारी का अपमान अगर करेगा तो श्राप लगेगा ही। दिल्ली की चुनाव ने ये बता दिया है। आपकी बारी है। भारतीय नारी को ऐसी अभद्र भाषा बोलने वाले लोगों को आने वाले समय में और भी बोर होना पड़ेगा, क्योंकि उनको कोई भी राज्य में सत्ता नहीं मिलेगी, उनके मेंबर्स नहीं चुन के आएंगे और घर में बैठने की नौबत जब आएगी तो उनको और भी बोर होने वाला है। तब उनको पता चलेगा कि असली बोर और असली पुअर थिंग क्या होती है। चलो छोड़ो, मैं बजट पर बात करती हूं। सुनिए, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में चल रही ये सरकार, आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला जी सीतारमण, इनका मैं अभिनंदन करना चाहती हूं कि 8वीं बार उन्होंने अपना बजट यहां सादर किया और ये बजट सर्वंकष और सर्वसमावेशक है, इसलिए उनका बहुत बहुत अभिनंदन। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था कि हर भारतीय के सपनों को साकार करने वाला ये बजट है। हर भारतीय नागरिक का तुष्टिकरण करने वाला, संतुष्टिकरण करने वाला, तुष्टिकरण करने वाला नहीं, संतुष्टिकरण करने वाला ये बजट है। और आदरणीय निर्मला जी ने भी कहा, अ कंट्री इज जस्ट नॉट अ सॉइल, अ कंट्री इज मेड अप ऑफ इट्स पीपल। अटल जी की कविता उससे याद आती है कि भारत केवल एक जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हम जिएंगे तो इसके लिए और मरेंगे तो इसके लिए। इस राष्ट्र पुरुष को और ज़्यादा मजबूत बनाने वाला ये बजट है। और इस बजट का संकल्प क्या है? विकसित भारत। विकसित भारत कब तक बनाना है? 2047 तक। कैसे बनेगा विकसित भारत? सबका विकास करके। और सबका विकास कैसे होगा? रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। और रिफॉर्म कैसे होंगे? इसके लिए 4 ग्रोथ इंजन या 4 पिलर्स आप बोल सकते हैं, इनको आइडेंटिफाई किया है। कृषि, MSME, इन्वेस्टमेंट और निर्यात। देखो कितनी
इतनी बड़े तरीके से विचार किया है और फिर बजट तैयार किया है कि किसको स्ट्रांग बनाएंगे, कौन सी पटरी पर हमारा देश चलेगा। तो इसके लिए 4 ग्रोथ इंजन और सबसे वीकर, और वीकर क्यों बोले, सबसे स्ट्रॉन्गर, कि जिनको अगर स्ट्रांग किया जाए तो देश स्ट्रांग हो सकता है। ऐसे 4 घटक उन्होंने चुने हैं जिनमें है अन्नदाता, युवा, नारी और गरीब। तो इसके सिद्धांत क्या है? उन्होंने कहा कि गरीबी से मुक्ति ये सिद्धांत है, अच्छे स्तर की शिक्षा ये एजेंडा है, सस्ती बेहतरीन सुलभ स्वास्थ्य व्यवस्था ये एजेंडा है, 100% कुशल कामगार और सार्थक रोजगार ये थीम है, आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाएं समाविष्ट हो ये थीम है, हमारा देश फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बने इसलिए किसानों को सक्षम करना चाहिए ये थीम है, डेवलपमेंट में तेजी, मध्यम वर्ग की क्षमता को बढ़ाने में मदद, समावेशी इंक्लूसिव डेवलपमेंट, निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ाना और परिवारों के मनोबल को उल्लसित करना। मतलब इतने अच्छे थीम पर कोई भी योजना हो, कोई भी बजट डाला हो, कोई भी प्रावधान हो, सबके लिए ये थीम है कि इससे क्या होने वाला है। अब मध्यम वर्गीय का उल्लेख किया है तो मध्यम वर्गीय के बजट को, उनके बर्डन को कम करने के लिए 12 लाख तक की आय पर पूरी तरीके से टैक्स फ्री कर दिया है। जो सैलरीड इनकम लेते हैं, जो जॉब करते हैं और सैलरी है, उनको 12,75,000 इसके ऊपर टैक्स नहीं होगा। आप तुलना कर सकते हैं, जब 2014 की अगर हम बात करें तो 2014 में अगर आपकी आय 8 लाख होती तो आपको 90,000 की आय टैक्स देना पड़ता। 12 लाख की अगर आपकी आमदनी होती तो 2 लाख का टैक्स देना पड़ता। 24 लाख की अगर आमदनी होती तो 2.6 लाख इतना टैक्स आपको देना पड़ता। लेकिन इस सब सामान्य नागरिक के इस टैक्स की जो रकम है उसकी बचत हो चुकी है, इसलिए उनके लिए ये प्रावधान जो है, ये घोषणा है, बहुत ही महत्वपूर्ण और फायदा देने वाली है। लेकिन हम दूसरों से तुलना क्यों करें? माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार खुद से ही स्पर्धा करती है। पिछले साल में हमने क्या किया था, उससे भी आगे जाकर हम क्या करने वाले हैं और क्या कर सकते हैं, अपनी ही ऊंची बढ़ाने का काम ये सरकार करती है। तो इसलिए और एक तुलना मैं आपको बताती हूँ कि 2024 में अगर आप 8 लाख रुपए का इनकम अगर आपका होता तो 30,000 का टैक्स भरना पड़ता। 12 लाख का अगर आपको इनकम है तो 80,000 टैक्स देना पड़ता, और 24 लाख का अगर आपका इनकम है तो 1,10,000 का इनकम टैक्स देना पड़ता। लेकिन अब इसमें बचत हो गई है तो सर्वसामान्य नागरिक, मध्यम वर्गीय जो है, बहुत खुश है। कर सुधार में और भी नए तरीके, और भी एक सरल बिल आने वाला है जो लोगों को अच्छा लगेगा ही। 36 जीवन रक्षक दवाओं में से टैक्स हटा दिया है। सीनियर सिटीजन्स के लिए सुविधाजनक, उनके ब्याज पर टैक्स न लगे इसलिए निर्णय किया गया है। किराया लेने वाले मकान मालिक के लिए निर्णय लिया गया है। बहुत अच्छी तरीके से सभी डिपार्टमेंट में बहुत सारा निधि का प्रावधान किया है। हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि 2013 में कितना बजट आता था और 2025 में कितना बजट आ रहा है। डिफेंस का बजट है इस साल का 4,90,000, रूरल डेवलपमेंट का है 2,66,000, होम अफेयर्स का है 2,33,000। सभी आंकड़े गिना सकती हूँ मैं। आवासन का बजट है 96,077 करोड़ रुपीज़, मतलब ये सब करोड़ में आंकड़े हैं। सड़क का बजट है 2.87 लाख करोड़। अब देखा जाए तो 2013 में ये बजट था 31,000 करोड़, और अब ये बढ़ा के ये हो गया है 2.87 करोड़। मतलब कितने गुना ये बजट बढ़ा है। और इसका इफेक्ट हम देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जहाँ जहाँ भी हम जाएं, सभी जगह इतनी अच्छी सड़कें बनी हैं। इतने साल में ये कर नहीं सके, लेकिन हमारी सरकार ने ये करके दिखाया है। रेलवे का बजट हो, स्टील का बजट हो, सभी में अच्छी तरह से। मैं महाराष्ट्र के बारे में ज़्यादा बात करना चाहूँगी।
पिछली बार जब महाराष्ट्र के चुनाव होने वाले थे और हुए नहीं थे, तब महाराष्ट्र को बजट दिया गया। सबने बोला कि अरे महाराष्ट्र के चुनाव है तो महाराष्ट्र को बजट दे रहे। ऐसा नहीं है, इस साल भी बहुत अच्छी तरीके तरह से हमें बजट मिला है। पुणे मेट्रो के लिए 837 करोड़, मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए 1400 करोड़, मुळा मुठा नदी संरक्षण प्रोजेक्ट के लिए 230 करोड़, नागा नदी सुधार परियोजना के लिए 295 करोड़, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल के लिए 4000 करोड़, हाई स्पीड रेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए 126 करोड़, मुंबई मेट्रो के लिए 1600 करोड़, ग्रामीण सुधार के लिए 683 करोड़। महाराष्ट्र मतलब बहुत ही है। इतना सब मैं यहाँ गिनाऊंगी तो बोलने वाला भी थकेगा और सुनने वाला भी थकेगा। तो इतना बजट दिया है। मैं कंपैरिजन करना चाहती हूँ। मैं पुणे से आती हूँ। पुणे में जब तक केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार नहीं है, तब तक नहीं आई थी, तब तक एक भी रुपया, एक भी काम पुणे में, महाराष्ट्र में केंद्र की योजना से नहीं हो पाया था। और आज ये स्थिति है कि पुणे में हर जगह मेट्रो का नेटवर्क हो रहा है। आज भी पुणे मेट्रो का मैंने पढ़ा कि बजट 800 से ज़्यादा करोड़ बजट दिया है। पुणे में नदी सुधार का प्रोजेक्ट हो रहा है, पुणे में सड़कें बन रही हैं, पुणे में अभी आळंदी का जिक्र किया था धनंजय जी पाटिल जी ने कि आळंदी से पंढरपुर तक और देहू से पंढरपुर तक वारी जाती है। तो वारी का जो मार्ग है, इतना अच्छा मार्ग वारकरी संप्रदाय के लिए इस डिपार्टमेंट में केंद्र ने किया है। रिंग रोड हो, एसटीपी प्लांट्स हो, सभी के लिए इतना अच्छा बजट दिया है। तो मोदी जी की सरकार इस तरह देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। आज दुनिया में मोबाइल बनाने में भारत देश नंबर 1 है। डिफेंस में 10 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा है। दुनिया का सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसिंग देश भारत है। हर दिन 2 कॉलेजेस बन रहे हैं, हर दिन 37 नए स्टार्टअप्स हो रहे हैं। मत्स्य निर्यात में विश्व में 2 नंबर पे है और बाकी भी सब उपलब्धि उनकी है। आवास योजना है, स्टार्टअप्स है, आयुष्मान भारत है, अन्न सुरक्षा योजना है, जल जीवन मिशन है। एयरपोर्ट्स की संख्या 157 बन गई और 120 डेस्टिनेशंस होने जा रहे हैं। IITs, पीएम रिसर्च फेलोशिप में 10,000 फेलोशिप्स दिए जाएंगे छात्र को। लेकिन इतने आंकड़े गिनाने के बाद भी ये बोलेंगे कुछ कर नहीं सकते, स्टैटिस्टिक्स ये नहीं बता रहा है, वो नहीं बता रहा है। मतलब कुत्ते की दुम होती है ना, वैसे कुछ लोग होते हैं कि कुछ भी करो, कुछ भी उनको बताओ, सिद्ध करो, आंकड़े जताते हैं, फिर भी वो मानेंगे नहीं। टीका करना उनकी फितरत में है। कभी चुनाव पे बोलेंगे, कभी ईवीएम पे बोलेंगे, कभी संविधान पे बोलेंगे, कभी वोटर्स रजिस्ट्रेशन कितना हुआ है उसे बोलेंगे, कभी धार्मिक स्थलों पे बोलेंगे। कुंभ का तक नहीं छोड़ा इन्होंने। कुंभ के बारे में आज जो लोग जहाँ समय, मुझे थोड़ा सा बढ़ा दीजिए कृपया, मेरी विनती है। नहीं बढ़ेगा नहीं, क्योंकि वो तो जो पार्टी ने टाइम दिया आपको वही, तो आपका 1 मिनट मैं बताना चाहती हूँ कि दुर्घटना जो कुत्ते वगैरह बोला है तो वो उसके लिए वो देखना पड़ेगा बाद में कि वो है कि नहीं अलाउड। तो मेरे समय में चलिए आप बोलिए बोलती रहिए। मैंने एक एनिमल के बारे में बोला, मैंने किसी आदमी के बारे में नहीं बोला। नहीं, लोगों की तुलना तो एनिमल से की है ना। ये मुहावरा है। जब स्वतंत्रता के बाद का पहला कुंभ था, तब माननीय तब के प्रधानमंत्री नेहरू जी वहां गए थे और उनके जाने के बाद वहां जो भगदड़ हुई, मेरे जानकारी के मुताबिक 800 लोग वहां मारे गए। तो उस पर ये राजनीति नहीं करेंगे, उस वक्त राजनीति नहीं करेंगे। लेकिन आज अगर कोई दुर्घटना घटी है, 2003 की बात करती हूँ, नासिक में कुंभ हुआ था। नासिक के कुंभ में कालाराम मंदिर के सामने दक्षिण द्वार पे भगदड़ हुई थी और बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी। 2013 में मॉरिशस के प्रधानमंत्री आए थे और गंदगी देख के रोते रोते वापस चले गए कि अरे क्या ये गंगा है, ऐसी गंगा तो मैंने कभी सोची नहीं थी। तो इस तरह से तब कुंभ का आयोजन किया था। और तब कुंभ का आयोजन किसने किया था? आजम खान को यह जिम्मेदारी 2013 में उस वक्त के मुख्यमंत्री जी ने दी थी।
उस वक्त के मुख्यमंत्री जी ने अब इस साल वहां कुंभ में जाके डुबकी लगाई। अब जब उत्तर प्रदेश की सारी टीम जाती है, वहां के सब मिनिस्टर्स जाते हैं और डुबकी लगाते हैं और फोटो निकालते हैं, तो बोलते हैं कि आलोचना होती है, अरे फोटो निकालने की क्या जरूरत है, आप पब्लिसिटी करते हैं। लेकिन खुद जब जाएंगे, सारे लोग विपक्षी दलों के भी वहां जाके आए, फोटो निकाले, फिर भी आलोचना करनी नहीं है, तब उनको नहीं लगता कि टीका करनी चाहिए। धन्यवाद मैडम। अखिलेश प्रसाद सिंह।